हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ओके, केमिकल काइनेटिक्स। तो ये क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में, जेई में, नीट में, सब में ये काम आएगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, ठीक है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो हम बोल सकते कि केमिकल काइनेटिक्स इज़ द ब्रांच, केमिकल काइनेटिक्स इज़ द branch of physical chemistry which deals with the study of rate of रिएक्शन। सिंपल सी बात है कि नहीं है? रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, अब इसी में हम लोग देखते हैं आगे कि क्या है ना। तो अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रेट यानी ऑन द बेसिस ऑफ रेट केमिकल रिएक्शन जो है तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रेट लिख सकते हैं यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। ठीक है, थ्री कैटेगरीज। ठीक है, तो अब वो कौन कौन सा है थ्री कैटेगरीज ये देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या क्या आएगा। पहला आएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे फर्स्ट जो होगा वो वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोल सकते हैं। वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगा। ठीक है, वेरी फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। सेकेंड जो होगा वो तुम्हारा होगा वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन। थर्ड जो होगा तुम्हारा वो होगा मॉडरेट और स्लो भी बोल सकते हैं इसमें, मॉडरेट और स्लो रिएक्शन। ठीक है, स्लो रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है, ये फर्स्ट स्लाइड में हमने बात किया कि केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो ब्रॉडली तीन पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोल सकते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। तो इन सब पे बात करेंगे। ठीक है, आगे स्लाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो, पहला जो था हमारा वो फर्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। जैसे एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा होगा ना, है कि नहीं? तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहला जो है हम लोग बात करेंगे वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। बहुत जल्दी होगा। वेरी फास्ट कहने का मतलब क्या? बहुत जल्दी। तो जनरली generally these reactions involve ionic species and known as ionic reaction. These reactions take about कह सकते हैं 10 to the 14 और यू कैन से 10 to the -16। ये 10 to the -14 है, 10 to the -16 सेकेंड
फॉर कंप्लीशन। तो कहने का मतलब कि वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या, ये जनरली जो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है उसका जो टाइम टेकन होता है वो बहुत ही कम समय में ये जल्दी रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस मतलब कंप्लीट होने में इसका बहुत कम समय हुआ, जैसे ही रिएक्शन करा है वो फटाफट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे जनरली एग्जांपल जो है, एग्जांपल देखो जैसे यहाँ पे एक AgNO3 और NaCl का, ठीक है, रिएक्शन कराया हमने। तो अब देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस इंटरचेंज करो तो AgCl बन जाएगा प्लस NaNO3। तो ये PPT रिएक्शन, ये वाइट PPT आ गया AgCl का, है कि नहीं बताओ। एक और रिएक्शन ले सकते आगे, एसिड बेस रिएक्शन बोल सकते, लो HCl प्लस NaOH का रिएक्शन कराओ, एसिड बेस रिएक्शन, इसमें भी आयन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, कटायन आयन को चेंज करो तो एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर होता है। तो कटायन यानी सॉरी यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है कि नहीं, यहाँ पे OH माइनस जो है H के साथ एसोसिएट हुआ, Na प्लस जो है Cl माइनस के साथ हुआ, ठीक है। तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये तुम्हारा एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में आ गया, वेरी फास्ट रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन आ गया एग्जाम्पल में। चलो नेक्स्ट की बात हम लोग करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये वेरी स्लो, बहुत ज़्यादा लंबा समय, वेरी स्लो कहने का मतलब बहुत लंबा समय लगेगा, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। तो वेरी स्लो रिएक्शन कहने का मतलब कि सर आप इसमें ये बताने वाले हो कि बहुत लंबा समय लगा, उसमें तो बहुत जल्दी हो रहा था। तो इसमें क्या होगा, these reactions proceed very slowly, may take days or month to show any measurable changes at room temperature, रूम टेम्परेचर। क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा तुम्हारा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये लो एग्जाम्पल है ये, ठीक है, एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत लंबा समय लगता है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर हुआ आई होप। हाँ, अब जैसे यहाँ पे एक और आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड 2H2 के साथ रिएक्शन कराओगे एट रूम टेम्परेचर, तो ये क्या बनेगा, मिथेनॉल, ठीक है। तो ये सब लंबा समय लेता है, ठीक है, एग्जाम्पल में। ये एक और रिएक्शन ले सकते हैं H2O2 और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में। जैसे एक और लिख ही लो, जैसे रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 टू फॉर्म H2O, ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इन एब्सेंस, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट के एब्सेंस में ये भी एग्जाम्पल में आ जाता है वेरी स्लो रिएक्शन का, ठीक है। कैटलिस्ट तो पता है रिएक्शन को फास्ट कराने में मदद करता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। वेरी स्लो तो पढ़ लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया है कि नहीं। अब आ गया मॉडरेट और स्लो रिएक्शन। एक होता है वेरी स्लो, एक होता है वेरी फास्ट, और एक स्लो या उसको भी बोल सकते हैं मॉडरेट, ठीक है। ये लो, जैसे तीसरा थर्ड पे हम लोग बात करेंगे मॉडरेट और स्लो रिएक्शन, मॉडरेट और स्लो रिएक्शन। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो रिएक्शन होगा ये दिस टाइप ऑफ reactions proceeds with a measurable rate at normal temperature. We can measure
ठीक है, मेजर द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इजली, पढ़ना तो हमें यही होगा, ठीक है, अभी समझा रहा हूँ, रिएक्शन इजली। मोस्टली दिस रिएक्शन आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, मोस्टली these reactions are molecular in nature। अब देखो, एक था वेरी फास्ट रिएक्शन, एक था वेरी स्लो। तो वेरी फास्ट तो पता ही नहीं लगेगा कितना जल्दी हो गया, वेरी स्लो होगा कि 2 महीने 3 महीने दिन कितना घंटे लगेंगे, है कि नहीं। तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि नहीं। हमें एक मेजरेबल क्वांटिटी, मतलब एक टाइम चाहिए कि हाँ इतने टाइम में हो जाना चाहिए, तभी तो हम लोग एक मेजर कर पाएंगे। अब 3 महीने बैठे थोड़ी रहोगे मेजर करने के लिए, या फिर इतना फास्ट होगा जिसमें पता ही नहीं चलेगा। तो हमें मॉडरेट और स्लो रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में क्या आएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो 2 मोल H2O2 को H2O में प्लस O2 में, ठीक है। एक और होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एक और एग्जाम्पल लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये CH3COO C2H5 प्लस NaOH, ठीक है। तो ये तुम्हारा CH3COONA प्लस C2H5OH बन जाएगा। ये सॉल्ट है, ये एल्कोहल है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ, एक और लिख लो एग्जाम्पल बोल सकते है ना, रिएक्शन ऑफ NO विथ क्लोरीन, तो NO प्लस Cl2 का, तो NoCl2। तो ये सब रिएक्शन जो है इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, एग्जाम्पल है ये सब, ठीक है। एक था बहुत ही फास्ट था, एक तो बहुत ही स्लो था, लेकिन ये ना ही ज़्यादा फास्ट है ना ही ज़्यादा स्लो है, तो हम लोग इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था 3 एग्जाम्पल वगैरह भी ध्यान में रखना है कि क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा, जिसमें वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो और मॉडरेट रिएक्शन पढ़ना है, हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अब सिंपल सी बात मैं समझाता हूँ। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, सपोज मान लो 5 साल पहले, या फिर रुको 1 मिनट, कुछ दिन पहले तुम कोई सामान खरीदे, ठीक है, वो 500 रुपया में दे रहा था, ठीक है। अब जो सामान खरीद रहे हो आज या कल खरीदोगे या कल खरीदे हो, ठीक है, तो उसका दाम है 700 रुपया। तो रेट में चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, पहले 500 का अब 700 का, तो रेट में चेंज कितना हुआ, 200 का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट कहने का मतलब हुआ सिंपल सी कि किसी भी चेंज हो, किसी भी कोई भी चीज़ में चेंजेस हुआ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग रेट बोले। अब रिएक्शन में चेंज होगा तो क्या बोल देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसी को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड, rate of reaction is defined as the change in concentration or pressure of reactant or product per unit time। it is always a positive quantity, ठीक है। it is always a positive quantity, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन का, अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, यहाँ पे देखो, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो क्या बोलोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो क्या बोल दोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन को शॉर्ट में लिख दिया ऑफ रिएक्टेंट
और प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टेकन, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और यू कैन से टाइम टेकन इन चेंज, कितना समय लगा टाइम ये चेंज होने में, ठीक है, ये ज़्यादा, तो R इज इक्वल टू लिख दोगे प्लस माइनस डेल C बाई डेल टी, सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ या नहीं बोलो। तो अब डेल C क्या है, यहाँ पे डेल कहने का मतलब जहाँ पे भी डेल यूज होता है वहाँ पे चेंज होता ही है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, डेल C कहने का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ डेल्टा टी, स्मॉल इंटरवल ऑफ डेल्टा टी। क्लियर है कि नहीं। तो अब देखो प्लस और माइनस यहाँ पे, ये जो है प्लस माइनस को आगे मैं बता रहा हूँ, आगे स्लाइड पे, ठीक है, देखना यहाँ पे, ठीक है, एक एक चीज़ समझेंगे, ठीक है, बारीकी से यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस साइन और माइनस साइन जो दिया हूँ उसमें देखो, प्लस साइन जो है ना, प्लस साइन इज यूज्ड, अभी समझा दूंगा, पहले ये लिख लेते हैं, इज यूज्ड व्हेन वी रेफर फॉर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। माइनस साइन क्या होगा यहाँ पे, माइनस साइन इज यूज्ड व्हेन वी रेफर फॉर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब देखो ध्यान से, अब सिंपल सी बात है, कुछ नहीं घबराना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सपोज मान लो कि कोई रिएक्शन हुआ, तो एक पहले ग्राफ दे देते हैं, ठीक है, ग्राफ से समझेंगे, रुको, वेट। सपोज मान लो इधर कंसंट्रेशन है, ठीक है, और इधर टाइम है। तो अब बताओ कोई रिएक्शन प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो अब धीरे धीरे रिएक्टेंट कैसा होगा, रिएक्टेंट तो धीरे धीरे कम होते जाएगा कि नहीं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होते जाएगा, है कि नहीं, ये कम होते जाएगा। अब उधर प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो ये प्रोडक्ट के लिए है, ये रिएक्टेंट के लिए, तो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन और माइनस साइन। अब समझ में आया या नहीं आया बताओ, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर गैसियस के लिए, देखो यहाँ पे फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, आर यहाँ पे होगा प्लस माइनस डेल पी बाई डेल टी, प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट इसका हो जाएगा प्रेशर टाइम इनवर्स, या प्रेशर पर यूनिट टाइम बोल दो, ठीक है, ये लो, ठीक है। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर इसमें देखो, इसमें कुछ ज़्यादा कोई खास चीज़ है नहीं, ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। गैस के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है प्रेशर, ये गैस के लिए यहाँ पे प्रेशर, ठीक है, प्रेशर क्लियर है या नहीं। तो बस P/T कर देना, ये लो ना, प्रेशर पर यूनिट टाइम, ठीक है। प्रेशर अब कुछ में भी दिया हो रहा है, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। अब इसी पे कॉन्सेप्ट्स आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखो, अब देखते चलना है बस। अब देखो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये लो, पहला तुम्हारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रुको दूसरा कलर यूज कर देता हूँ, वेट, हाँ ये लो, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बी है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब देखो पहला फर्स्ट की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो पहला जो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग इस पे बात करेंगे। ये क्या बोलता है, यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन
द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ए सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द course of reaction is called average rate of reaction. It is denoted by R कैप समझते हो ना, वेक्टर वगैरह में इस तरीके से पढ़ा होगा, सॉरी कैप बोला, आर पे यहाँ पे एरो, ठीक है। ये सब कुछ ज़्यादा खास चीज़ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल जैसे कैसे समझेंगे हम, ये तो डेफिनेशन हो गया इतना बड़ा लंबा चौड़ा। जैसे देखो ए से कोई रिएक्शन बी में गया, ठीक है, तो हमें आर एवरेज डिफाइन करना है। तो आर एवरेज डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस A1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। क्लियर है या नहीं बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस डेल A बाई डेल T। अब ये माइनस क्यों लगा, यहाँ पे देखो A1 कंसंट्रेशन है, टाइम T हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखो सपोज वेयर A1 को हमने क्या मान लिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ टाइम T1। A1 क्या है तुम्हारा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट टाइम T1। अब उसी तरीक़े से A2 क्या है तुम्हारा, वही सेम चीज़ है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ A एट टाइम T2। क्लियर हुआ कि नहीं। माइनस लगाने का मतलब, अरे इनिशियल से शुरुआत में होगा, वो बाद वाला जो क्या होगा वो बताओ, कम हो जाएगा ना, है कि नहीं, रिएक्टेंट बताओ, तो माइनस तो आएगा ही ना। आई होप समझ में आया होगा। एक चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो, इंस्टेंटेनियस सेकेंड, दूसरा है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर instant during the course of reaction, ठीक है। reaction is called instantaneous rate of reaction। अब जैसे याद करो कि जैसे एवरेज वेलोसिटी पढ़ते होंगे, एवरेज स्पीड वगैरह पढ़ते हो गए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कि नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, ये सब पढ़े होंगे। तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पे द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी चेंज पर्टिकुलर इंस्टेंट एट अ टाइम पूछता है कि नहीं। तो एग्जांपल में देखो, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल यहाँ पे सपोज मान लो कि कोई रिएक्शन ए से बी गया, ठीक है, ए से बी गया, तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, ठीक है। तो करते हो ना, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू क्या, लिमिट लगाते हो कि नहीं, डेल्टा T टेंस टू 0, है ना। मैथ में तो कम से कम थोड़ा बहुत पढ़े होगे, एवरेज टाइम का, है कि नहीं बताओ। एवरेज टाइम बोल रहा हूँ, एवरेज रेट, ठीक है, एवरेज रेट। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो सिंपली है, आर इंस्टेंटेनियस करते होगे तो लिमिट टेंस टू dt टेंस टू 0, है ना, माइनस ऑफ डेल A बाई डेल T, लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, और ये डेल B है कि नहीं, डेल B बाई डेल T कर सकते, और अगेन ऐसे भी कर सकते, आर इंस्टेंटेनियस कर सकते, माइनस ऑफ dA बाई dt इज इक्वल टू प्लस ऑफ dB बाई dt। अरे वही है, माइनस प्लस करने को, रिएक्टेंट और बिफोर प्रोडक्ट। ठीक, क्लियर है या नहीं बताओ। आई होप समझ में आया होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो चलो कुछ ये
अगला स्लाइड हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे एक नया है टर्म, देखो नया टॉपिक बोल सकते हैं, नया कॉन्सेप्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, अभी हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज मान लो कोई रिएक्शन है, ये M1A प्लस M2B से गया N1P प्लस N2Q गया, ठीक है। तो इसमें देखो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का गेम है, ठीक है। वेयर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे दूसरा पेन यूज करेंगे, ठीक है। लो चलो, तो अगर कोई पूछेगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो क्या बोलोगे? अरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा था, कंसंट्रेशन कम होगा ना, तो -dA/dt कर दोगे। बी का पूछेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो क्या करोगे? सिंपली -dB/2, देखो इधर रिएक्टेंट में है ना ये, ठीक है, dB/dt कर दोगे। क्लियर है कि नहीं? रेट ऑफ अपीयरेंस पूछेगा तो क्या बोल दोगे? रेट ऑफ अपीयरेंस बोल देगा, अपीयरेंस ऑफ पी बोलेगा तो क्या बोलोगे? प्लस है तो dP/dt बोल दोगे। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्यू बोल दोगे, क्या बोलोगे बताओ? dQ/dt बोल दोगे, ठीक है। अगर ये तो अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, लेकिन तुमसे अगर कोई पूछे कि भाई बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या बोलोगे? ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा स्टोइकियोमेट्रिक में, तो क्या बोलोगे? सिंपल 1/m1 डिवाइड कर दोगे, ठीक है, वो मोल्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है, dA/dt कर दोगे, इज इक्वल टू 1/m2 माइनस dB/dt कर दोगे, इज इक्वल टू 1/n1 dP/dt इज इक्वल टू 1/n2 dQ/dt कर दोगे। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने लिखा है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव साइन जो है वो क्या डिनोट करता है? यहाँ पे मैं एक नोट में लिख देता हूँ, ठीक है, नोट में ये लो, नोट में ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो है निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझे कि नहीं समझे? यानी निगेटिव साइन क्या है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। इसके बारे में हम लोग बोलते हैं कि निगेटिव साइन आगे लगाते हैं, ठीक है। क्लियर है या नहीं है? आई होप क्लियर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, ये लो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो कुछ नहीं, क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर पर टाइम, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तुम ऐसा भी बोल सकते, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते, और मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स भी बोल। अब टाइम तो सेकेंड मिनट आवर भी चलेगा ना, और यू कैन से मोल
लीटर इनवर्स और आवर इनवर्स भी बोल सकते हैं, ये तीनों बोल सकते हैं, ठीक है। मोल पर लीटर क्या होता है? कंसंट्रेशन, अरे मोलरिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किस में? मोलरिटी, मोल पर लीटर इन टाइम, ठीक है, मोल पर लीटर पर टाइम, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये सब बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। देखो हमने 10 स्लाइड पढ़ा है, 10 स्लाइड में इतना चीज़ें पढ़ना होगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये लो, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये एक ही में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज मान लो अगर तुम्हें रेट एक्सप्रेशन कोई पूछेगा, जैसे यहाँ पे देखो ये बोल दिया कि द रेट ऑफ ए रिएक्शन, द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है प्लस हाफ डेल सी बाई डेल टी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 डेल दे दिया डी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/4 माइनस डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो माइनस क्या डिनोट करता है वो तुम्हें पता ही है। ये पूछ रहा है देन रिएक्शन, ऑप्शन में दे रहा हूँ, देन रिएक्शन इज। अब देखो ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है ये लो, फर्स्ट बोल रहा है 4A प्लस बी 2C प्लस 3D। मैंने क्या किया कि पूरा रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। अब तुम्हें रिएक्शन बनाना है, ठीक है, यानी इक्वेशन बनाना है एक तरीके से। बी ऑप्शन है B प्लस 3D 4A प्लस 2C, ठीक है। थर्ड ऑप्शन मैं दे दिया तुम लोग को कि A प्लस B से C प्लस D गया। फोर्थ ऑप्शन दे दिया B प्लस D से A प्लस C गया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो भाई बोलो, बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अरे सिंपल सी बात है। अब देखो सॉल्यूशन हम करते हैं, ठीक है, तुम लोग करो। ये तो करने का क्या है, देख के पता लग सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो क्या होगा। अरे 1/2 कोफिशिएंट बताया था ना, 1/2 रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है तो सिंपल ऐसे कर लो ना कि सर ये तो 4A होगा, है कि नहीं बताओ, ये 4A होगा। ये सर आप सिंपल B होगा, है कि नहीं। ये सर 3D होगा, है कि नहीं, 3D होगा। और ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, 2C होगा। तो जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे कर दो ना यार। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है, तो इसलिए प्लस साइन दे रहे हैं, ठीक है। तो बताओ 4A हो जाएगा रिएक्टेंट साइड में, माइनस में ये प्लस B हो जाएगा और 2C प्लस 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है कि नहीं। तो 4A प्लस B 2C प्लस 3D। अरे इसको लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे ना, -1/4, ठीक है, -1/4 क्या लिखोगे, डेल A बाई डेल C। तो यहाँ सॉरी डेल T, हाँ डेल A बाई डेल T। तो यार यही आ जाएगा ना, है कि नहीं। B में क्या लिखोगे तो B में यही आ जाएगा, है कि नहीं बताओ। क्लियर है या नहीं है, ठीक है, क्लियर है तो यही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर रुको पूरा मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, -1/, आ जाएगा। इसी को बना के देखो ना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये B में क्या लिखोगे, सिंपली B में तो कुछ है ही नहीं, है ना, माइनस डेल B बाई डेल T इज इक्वल टू 1/2 प्लस दे दिया ना दिया उससे कोई मतलब नहीं है, डेल C बाई डेल T विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो हो रहा है, इज इक्वल टू 1/3 डेल D बाई डेल T। क्लियर है या नहीं है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा भाई। बोलो अगर किसी को कोई डाउट लगे तो पूछो, ठीक है। पूछोगे कैसे, है कि नहीं, बोलोगे सर अब तो यहाँ पे चल रहा है कैसे पूछ सकते, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं आगे। ये समझ में आ गया होगा, चलो
तो ये पूरा जितना हमने पढ़ा था ये देखो यही इंपॉर्टेंट, वो सब क्या था, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट, ये सब तो बताना था कि ऐसे ऐसे होता है। मेन तो यही है, रेट ऑफ रिएक्शन पे ही बात करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो अगला है तुम्हारा क्या कहते हैं, रेट लॉ, ठीक है। रेट लॉ पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वेट, चल यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ देखो यहाँ पे रेट लॉ। अब देखो रेट लॉ होता क्या है, पहले हम इस पे थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं आराम से, ठीक है। ये एक जो रेट लॉ जो होता है ना, द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन लिखते हैं थोड़ा सा, द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in terms of concentration of reactant is known as rate law, क्लियर है। तो अब सपोज मान लो, या इसको थोड़ा सा और लिखते हैं, इन दिस एक्सप्रेशन द रेट लॉ, थोड़ा सा और बढ़ा के ही लिखते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस एक्सप्रेशन, द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of reactant with each term, ठीक है, each term raised to the power or exponent that has to be found experimentally, क्लियर है कि नहीं। कुछ नहीं, ये सब बकवास था इतना बड़ा जो हमने लिखा। अब देखो मुद्दे की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। सपोज मान लो ये ए से ए है, बी से बी है, ये प्रोडक्ट गया, ठीक है। इतना नहीं कुछ, अभी ये देखो अब समझ में आ जाएगा। तो रेट लॉ लिखना है ना, तो कैसे लिखोगे, द रेट लॉ इज, कैसे लिखोगे देखो, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power x and b to the power y, यानी कहने का मतलब कोई भी सम पावर, ये x y क्या है, तुम्हारा पावर है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख ही देता हूँ, ठीक है, कि ये सब क्या है नहीं है। तो ये द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट जो है ना, ये x और y जो है ना, यहाँ पे देखो, द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट x and y are found experimentally, ठीक है, experimentally which may or not be same as stoichiometric कोफिशिएंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अब ये बताओ। ये हो भी सकता है सेम, नहीं भी हो सकता है। तो ऊपर वाले रिलेशन से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं कैसे आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे एबव रिलेशन, अब देखो यहाँ पे लिखा है हमने, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो कोई कांस्टेंट आएगा तो के ए टू द पावर एक्स आ जाएगा, बी टू द पावर वाई आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये बताओ, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो के जो है वहाँ पे ये के जो है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यहाँ पे हटाए थे इज इक्वल टू के आया है, ये रेट कांस्टेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट, के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। क्लियर है।
अब सपोज मान लो जैसे कोई केमिकल रिएक्शन दे दिया, ये लो N1A है प्लस N2B है, ये बना M1C प्लस M2D, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन, तुमने पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन, क्लियर है। रेट क्या हो जाएगा बताओ, कुछ नहीं, रेट हो जाएगा सर Ka⁴ N1 प्लस N1 B⁴ N2, यानी रिएक्टेंट का ही कोफिशिएंट को ऊपर में पावर में कर देना है, ठीक है, N2, ठीक है। बट देखो यहाँ पे लॉज ऑफ मास एक्शन से तो ये होता है, बट अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे, बट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है ना, तो रेट को क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू Ka⁴X B⁴Y, ठीक है, वो दिया रहेगा। अगर सपोज मान लो ये A इज इक्वल टू B आ गया तो क्या बोलोगे, यहाँ पे 1 मोल पर लीटर, ठीक है, वेयर रेट इज इक्वल टू K, क्लियर है, समझे या नहीं समझे ये बताओ, समझे। तो आगे हम लोग बात करते हैं, ये रेट लॉ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत इजी है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं होता है, ध्यान से देखो एक एक चीज, द सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactants in rate law expression is known as order of reaction, अब सपोज मान लो यहाँ पे कोई रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, रुको पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ, फॉर रिएक्शन सपोज मान लो ये A से A प्लस B से B कोई प्रोडक्ट गया, ठीक है, प्रोडक्ट गया, तो रेट क्या लिखोगे, बस यही रेट लिखते हो, Ka⁴X आ जाएगा, B⁴Y आ जाएगा। तो अब यहाँ पे X देखो, यहाँ पे X इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to WRT with respect to A, Y क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to B, तो X प्लस Y को क्या बोल दोगे, N बोल देते हैं, कुछ है ना, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बस कुछ नहीं करना है भाई, ऐड कर देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नोट में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये नोट में मैं कुछ लिख देता हूँ, देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी 0 पॉजिटिव और फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी, ये तो अभी बताया ही, बट लिख ही लो नेक्स्ट एक और पॉइंट में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, क्लियर है या नहीं बताओ, क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है। अब बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में, ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट का यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अब देखो सपोज रेट इज इक्वल टू Ka⁴n ले लेते हैं, ठीक है, तो K इज इक्वल टू R⁴n हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेट
डिवाइड बाय यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन टू द पावर n हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ रेट हमें पता है मोल पर लीटर इंटू टाइम इनवर्स है ना, बात बराबर है भाई, टाइम इनवर्स डिवाइड बाय ये कर दें मोल पर लीटर टू द पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यूनिट ऑफ के, यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगा, देखो इसी जो हमने अभी ये सब किया है इसी से आ जाएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ के आ जाएगा, मोल आ जाएगा डिवाइड बाय लीटर 1 टू द पावर n आ जाएगा इनटू टाइम इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, और फॉर गैसियस के लिए तो तुम्हें पता है फॉर गैसियस रिएक्शन यूनिट ऑफ के में भी एटीएम 1 माइनस n आ जाएगा इंटू टाइम इनवर्स आ जाएगा, टाइम इनवर्स। तो ये आई होप क्लियर होगा, n का वैल्यू डालते जाओगे ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी यूनिट ऑफ के आते जाएगा। ठीक है, ये है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आई होप नहीं आया होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब देखो सपोज मानते आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इतना तक तो बेसिक हम लोग 15 स्लाइड ख़त्म कर लिए हैं भाई। ठीक है, 15 स्लाइड में ये सब बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है, यही सबसे आगे ये होगा। ठीक है, तो अगर इसमें कोई परेशानी है तो एक बार कमेंट वगैरह में क्या कहते हैं मैसेज कर देना कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है वो है, तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो यहाँ से मेन जो है ना तुम लोग का स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो देखो अब चलो यहाँ से मेन स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे तो सबसे पहला आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला आता है तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कुछ नहीं करना है, बस एक एक चीज़ देखते चलो समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलता हूँ। ठीक है, रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स independent of concentration of the reactant are said to be zero order reaction, ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, अब जैसे सपोज मान लो एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे लो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, जीरो ऑर्डर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे देखो ए पहला H2 गैस है, तुम्हारे पास Cl2 गैस है, HNu के प्रेजेंस में 2HCl गैस। ठीक है, बन जाएगा। बी में एक और एग्जाम्पल लो, ये 2NH3 गैस है, ये प्लेटिनम ले लिया और टेम्परेचर कुछ 1130 केल्विन है, तो ये N2 गैस प्लस 3H2 गैस में ये आ जाता है। ठीक है, अब एक और ले सकते हैं, तीसरा एग्जांपल लो, एसीटोन और ब्रोमीन का रिएक्शन बिटवीन एसीटोन पता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है एल्डिहाइड कीटोन में, एसीटोन और ब्रोमीन। मैं बता देता हूँ एसीटोन क्या होता है। ये लो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एसीटोन है, यही एसीटोन है। क्लियर हुआ या नहीं बताओ,
तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये सब तो पता होना चाहिए भाई, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल। जीरो ऑर्डर का कोई पूछेगा कि बताओ कुछ एग्जाम्पल, 2-3 बताओ, तो ये सब एग्जाम्पल होना चाहिए। तो मेन मुद्दे की बात है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो आ जाओ। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सपोज मान लो, रुको पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ। अब यहाँ पे मान लो कोई ए है, ए से कोई प्रोडक्ट गया, ठीक है, ए से कोई प्रोडक्ट गया, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन ए रहा होगा, तो ये 0 रहा होगा, है कि नहीं। टाइम t सेकेंड पे इसका a माइनस एक्स हो गया होगा, तो ये x आया होगा, है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर 0, जीरो ऑर्डर है तो यही करेंगे, तो ये कर सकते डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए नॉट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, है कि नहीं। तो अब कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है ना। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखो सपोज मान लो कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट यहाँ पे इसी में है, कहीं मत जाना है, इसी में है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। अब सपोज मान लो ए से प्रोडक्ट पी गया, ठीक है, ए से प्रोडक्ट को पेन चेंज कर लेता हूँ, प्रोडक्ट पी गया, ठीक है, ए से प्रोडक्ट पी गया, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू दी पावर 0, है कि नहीं। इसको के लिख सकते हैं, बिल्कुल। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेट करोगे तो डी ए इज इक्वल टू के डी टी ऊपर उधर चला जाएगा, ठीक है, डी टी को उधर लेके गया हूँ, ठीक है। तो लिख सकते हैं माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी प्लस सी एट टी इज इक्वल टू 0 पे ये ए टी इज इक्वल टू ए नॉट, है कि नहीं बताओ। तो माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ऑफ ए नॉट। क्लियर है या नहीं। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। आगे स्लाइड में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, देखते चलो। देखो अब यहाँ पे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सी, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ सी, तो माइनस ऑफ ए टी इज इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट। अरे लिमिट भी तुम लोग रख सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ए नॉट से ए टी तक जाओगे तो बात बराबर ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। क्लियर है कि नहीं। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोल रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोल रहा हूँ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये बताओ, इतना तो तुम्हें पता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है कि नहीं बताओ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये तो पता ही है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ग्राफ के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखो सपोज, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर सपोज मान लो हमें लिखना है ए नॉट माइनस ए टी, है ना, ए टी इज इक्वल टू के टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो के इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, ए नॉट माइनस ए टी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एक्स बाई टी कर लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देखते हैं, ठीक है। सपोज मान लो ए टी वर्सेस टी टाइम के बीच में ग्राफ है,
तो अब यहाँ पे स्लोप कुछ इस तरीके से है ना, स्लोप यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा, ठीक है, माइनस के। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, यहाँ पे देखो ये सपोज ए टी और टी के बीच में ना, तो ये वाई हो जाएगा, बताओ, ये सी हो जाएगा, ये माइनस ऑफ एम एक्स, और एम को ही तो स्लोप बोल रहे हैं और यही तो है निगेटिव स्लोप। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे देखो x और t के बीच में ग्राफ, यहाँ पे देखो x और t के बीच में ग्राफ, तो स्लोप कुछ इस तरीके से आएगा, तो स्लोप यहाँ पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। इसमें माइनस k था, इसमें k आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ नोट में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लो नोट में, अब यहाँ पे लो लिख लो। देखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। क्लियर है या नहीं बताओ, रेट कांस्टेंट के बराबर होगा जीरो ऑर्डर में। आई होप ये ग्राफ से भी समझ में आ गया होगा, है ना। अरे सिंपल सी, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि मैं एक एक चीज़ बताया। तुम इंटीग्रेट भी कर सकते, ए नोट से अपर लिमिट लोअर लिमिट इंटीग्रेशन तो पढ़ा होगा, है कि नहीं, उसमें तुम लोग कर सकते, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसका कुछ थोड़ा सा हाफ लाइफ वगैरह के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। ये लो, ठीक है, हाफ लाइफ। तो अब ये बताओ यूनिट, थोड़ा सा हाँ यूनिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, देखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। के इक्वल टू पता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखो हाफ लाइफ, अगला इसी में है हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। हाफ लाइफ पीरियड वो होता है द टाइम इन विच हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हाफ लाइफ में एट t इज इक्वल टू टी हाफ पे याद करो ए टी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ए नॉट बाई टू हो जाएगा कि नहीं, बताओ हाफ हो जाएगा कि नहीं। तो के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू कर दें, है कि नहीं, और यू कैन से टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई के, ए नॉट बाई टू के हो जाएगा, ठीक है। यही है टी हाफ, ठीक है। हाफ लाइफ याद रखना, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होता है, ए नॉट बाई टू के। अरे हाफ लाइफ कहने का मतलब यहाँ पे दिख रहा है ना, द टाइम इन विच हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, यानी आधा, है कि नहीं बताओ, समझे कि नहीं समझे ये बताओ। अब यहाँ पे देखो, रुको, हाँ अब यहाँ पे देखो टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन सपोज मान लो ये ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, है कि नहीं। तो ए टी क्या जीरो होना चाहिए कंप्लीशन के लिए, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए नॉट बाई टी, तो टी 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए नॉट बाई के हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझे या नहीं समझे ये बताओ। तो ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हाफ लाइफ पढ़े, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं, ठीक है। इसमें आगे एक और स्लाइड 20 स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। वेट, हाँ चलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। टी हाफ, देखो हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट, हाफ लाइफ वर्सेस
ए नॉट, अरे ये डायरेक्टली अभी तो जस्ट बताया टी हाफ ए नॉट के डायरेक्टली है ना, देखो ना टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k है, तो टी हाफ और ए नॉट डायरेक्टली है ना, है कि नहीं ये बताओ। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये हमने पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक कवर कर लिया है, ठीक है। आई होप पूरा समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था ना इंस्टेंटेनियस से, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो, मॉडरेट, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट लॉ है कि नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद ये इंटीग्रेटेड लॉ पढ़ा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें हाफ लाइफ और हमने इंटीग्रेटेड लॉ पढ़ लिया, ठीक है। तो कंप्लीशन के लिए भी याद रखना ए नॉट बाई के हो जाएगा, टी हाफ के लिए नॉट बाई 2k हो जाएगा, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रेट और कंसंट्रेशन और हाफ और इनिशियल ए नॉट के लिए वैल्यू के लिए याद यहाँ पे ये ग्राफ रख लेना, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।